और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो पीएल अकाउंट बना, बातचीत नहीं करो बेटा, पीएल अकाउंट बना होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और जानकारी लिखी कि कॉस्ट रिकॉर्ड में ऐसा ऐसा फलाना फलाना देखा गया। लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, प्रिपेयर अ कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। आप लोग को बताया था कि कॉस्टिंग पीएल अकाउंट कॉस्ट शीट का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो वही आपको कॉस्ट शीट बनानी है, तो आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज कॉस्ट शीट। जो कॉस्टिंग पीएल होता है, कॉस्ट शीट को ही कॉस्टिंग पीएल भी कहा जाता है। तो टेक्निकली आपको पहले कॉस्ट शीट बनानी है और फिर रिकंसिलेशन करना है, ठीक है। कल भी ऐसा सवाल किया था लेकिन उसमें कॉस्ट शीट नहीं बनाई थी हम लोगों ने, कहा नहीं गया तो नहीं बनाया था। यहाँ रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और फिर उसका रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। सवाल में देखोगे तो मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 7,08,000। कल बताया था हमने कि मटेरियल और वेजेस नॉर्मली अगर कुछ अलग ना दे रखा हो तो वो कॉस्ट शीट और पीएल में सेम टू सेम चलते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम यही ले लोगे 7,08,000 और डायरेक्ट वेजेस ले लोगे 3,71,000। कितना हुआ इसका टोटल? 10,79,000 हो गया ये। इसके बाद वर्क ओवरहेड कॉस्ट शीट में कैसे चार्ज करने, यहाँ देख लो, कह रहा प्राइम कॉस्ट का 20%, ठीक है। तो इसका 20% निकाल लो, कितना आ गया? 2,15,800। इसके बाद अब यहाँ देखना, सवाल में हमें WIP भी दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का अगर देखोगे तो टोटल कितना दे रखा है आपका? 17,000, 8,000 और कितना दे रखा है? 5,000 दे रखा है, ठीक है। तो 17 + 8 + 5 कर लो, 30,000। इधर दे रखा होता तो ओपनिंग WIP होता है, इधर दे रखा होता है तो क्लोजिंग, कॉमन सेंस है। तो ओपनिंग है नहीं तो वो हमने लिखा नहीं है, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग लिख लिया है। और 30,000 इसमें से घटा दोगे तो हमारी आ जाएगी वर्क कॉस्ट। 1 लाख कहाँ से आ जाएगा? 8 भी नहीं आएगा। हाँ ये ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद एडमिन ओवरहेड यहाँ बताया गया है कि 3 रुपए पर फिनिश प्रोडक्ट। तो जितने प्रोडक्ट आपने बनाए होंगे उतना बनेगा, ठीक है। कॉस्ट शीट में आपको एक बात बता देते हैं यहाँ पे कि जो एडमिन ओवरहेड रहते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड रहते हैं, ये तो यूनिट प्रोड्यूस पे निकाले जाते हैं, जितने आप बनाओगे उस पर खर्च होंगे। लेकिन जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रहते हैं वो यूनिट सोल्ड पे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया था वहीं लिख लेना कि फिक्स ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड आर कैलकुलेटेड on the basis of fixed overhead and admin overhead are calculated on the basis of production unit, कॉमा करके नीचे से लिखोगे वेयर एज, वेयर एज का मैं तो वो तो हिंदी में जबकि, तो वेयर एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड। तो कभी कभी इसका योगदान लगता है, जैसे यहीं पे इस सवाल में लग रहा है। आपने लिख लिया? तो एडमिन निकालेंगे कितना आपने बनाया है। अब अगर दिमाग लगाओ उधर देखो बेटा, 30,000 यूनिट तो आपने बेचे हैं,
और 1000 आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है, तो इसका मतलब बनाए कितने होंगे? 31। अगर आपने 30 बेच डाले हैं और 1000 आपके पास बचा है, रह गया है, उसका मतलब बनाए कितने होंगे? 31। ठीक है, तो जब एडमिन निकालेंगे तो यूनिट प्रोड्यूस यानी 31 के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो किसके हिसाब से निकालेंगे? यूनिट सोल्ड के हिसाब से, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वैसे ही करते हैं। तो यहाँ जब एडमिन निकालेंगे तो 31,000 मतलब जितने यूनिट सोल्ड किए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट निकालोगे तो यूनिट सोल्ड के हिसाब से निकाला जाएगा। इसका रेट 3 रुपए है, इसका रेट 4 रुपए है, इसका रेट 3 रुपए है, इसका रेट कितना है बेटा? 4 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका क्या? 93,000। ऐड कर लो, 13,57,800। कल से अगर 10:30 बजे क्लास में ना आ पाओ तो ना आना क्लास में, ठीक है? नहीं सर, आपसे हो गए नहीं ऐसे। पहले घुसने नहीं देंगे, आ कैसे जाओगे? टाइम पे ही आना है। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग 1000 की वैल्यू देखो सवाल में दे रखी है, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग अलग चलती है। पीएल अकाउंट में अलग रहेगी, कॉस्ट शीट में अलग रहेगी। कॉस्ट शीट में कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेस करके, इसके हिसाब से निकाली जाएगी। दिमाग लगाओ। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट का मतलब खर्चा, ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जितना तुमने बनाया है। तो जितना बनाया है, कितना बनाया है इस सवाल में? 31,000। तो ये 31,000 का खर्चा आया है। तो बताओ अगर 1000 बच गए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? यूनिटरी मेथड से निकाल डालो। जिनको जबरदस्ती फॉर्मूला याद हो तो, अगर ना हो तो याद करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वरना यूनिटरी मेथड समझो तो वही चीज निकल के आ रही है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेस करके निकाल लेते हैं जो स्टॉक बचा उसकी वैल्यू कितनी है। 43,000 ये माइनस कर दोगे, 1,20,000 जोड़ दोगे तो 14,34,000 हो जाएगा। सेल सवाल में दे रखी है 15 लाख की, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से कॉस्ट शीट बना ली और हमारा सेल का अमाउंट निकल के आ गया। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? चलो ठीक है, पीएल बना ही हुआ है, अब सीधा हमें क्या करना है? रिकंसलेशन करना है। तो प्रॉफिट एज पर पीएल पकड़ लेंगे, कितना है हमारा? 69,000। फिर इसके बाद हम लोग देखते थे ओवरहेड में अंडर रिकवरी है, ओवर रिकवरी है। पीएल में दिखाया है तुमने वर्क ओवरहेड 2,13,000 का, और यहां दिखाया है 2,15,800। कितने की? 2,800 की ओवर रिकवरी है। ओवर रिकवरी होती है तो माइनस कर देते हैं। कल ये सब लोगों ने हमने पढ़ा था कि क्या ऐड करना होता है, क्या लेस करना होता है। तो ओवर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड कितना निकल के आया? 2,800, जो हम लोग घटा देंगे। सेम चीज देखनी एडमिन में। एडमिन यहाँ पीएल में लिखे 95,500 के, ठीक है, और यहाँ कितने लिखे हैं? तो ये हो गए अंडर रिकवरी 2500 की। तो 2500 की अंडर रिकवरी हुई है तो ऐड कर देंगे। अंडर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड कितना? 2,500 का। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देख लेते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 1,13,500 है, और यहाँ लिखा है आपने कितना? 1,20,000। तो ये भी क्या है? आपकी ओवर रिकवरी है। ओवर रिकवरी है तो माइनस कर लेंगे। ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि निकल के कितना आ रहा है हमारा? 6,500 का। दोनों का डिफरेंशियल। बाकी मटेरियल वगैरह तो दोनों में लिखे थे, फिर फिनिश गुड्स वगैरह लिखे हैं, WIP लिखा है, फिर एक चेंज आया फिनिश स्टॉक में, क्योंकि पीएल में इसकी वैल्यू कितनी लिखी है? 40, और यहाँ कितनी वैल्यू लिखी है? 43,800। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन होगा तो ऐड कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। कितना डिफरेंस? 3,800। तो ये प्लस माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा? 66,000 का। कोई समस्या बेटा इसमें? फटाफट नोट करिए।
हाँ, आंसर आ नहीं रहा है मतलब काट दो उसको, आंसर को, ये सही है। वैल्यूज अलग, देख लेंगे भाई, आंसर गलत हो सकता है। अभी देख लेते हैं बेटा। भेजो क्वेश्चन की फोटो भेजो हमें। हम्म, क्या माइनस किया है? हम्म, वो हटा देना, सवाल ही हटा देना, उसको इस सवाल की तरह सॉल्व करना। ठीक है, उसका सोल्यूशन भूल जाओ, इस तरीके सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। वरना फिर वो चीज इसमें अप्लाई करोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे तो एडमिट निकाला ही गया है वर्क ओवरहेड 20% प्राइम कॉस्ट का। हम्म, हम्म, अच्छा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करा देते हैं अभी, 2 मिनट को। आपका नोट हो गया? अब देखो बेटा, इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 2014 में आया था, स्कैनर में दे रखा है। उस सवाल, इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है ये समझो। यहाँ जो WIP है वो एक तरीके से समझो तो यहाँ कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या लिखा है? ये लिखा है कॉस्ट रिकॉर्ड में वर्क ओवरहेड जो है बीन चार्ज कितना, WIP में भी चार्ज किए जाते हैं कितने, 20% प्राइम कॉस्ट के।
तो यहाँ ये WIP की वैल्यू भले हम लोगों ने ये ले ली तब भी सेम आंसर आ गया, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे तो कभी कभी अलग भी आ जाएगी, अलग आ जाएगी तो वही लेंगे। बाई रैंडमली यहाँ आपने कैलकुलेट नहीं भी किया तब भी सेम आ गया, वो ऐसी वैल्यूज दे रखी इस वजह से हो रहा। तो यहाँ हम लोग WIP जहाँ लिखे हो ना, क्लोजिंग WIP यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, या यहीं पे कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालते हैं, WIP में जो मटेरियल लेबर लगा वो तो उतना ही लोगे, ठीक है। तो 17,000 का मटेरियल, 8,000 का लेबर, और प्लस वर्क ओवरहेड लेते होते हैं WIP में, और ये जो आपके हैं वो मटेरियल लेबर का कितना होना चाहिए, 20%। तो यही तो मटेरियल लेबर का सम करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी WIP की। तो इन दोनों का सम करो, इसका 20% और निकाल के जोड़ दो। तो इसी में क्या कर दिया, प्लस 20% कर दिया। बाय डिफॉल्ट सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 29 आ जाती तो हम यहाँ 29 ही लिखते, 31 आ जाती यहाँ 31 लिखते। अब ये चीज जब वो 2014 वाले सवाल में जो है ये चीज अप्लाई करोगे तो वहां आंसर तुम्हारे सारे मैच करेंगे। 2-3 का आ जाएगा, राउंडिंग ऑफ की वजह से 2-3 का डिफरेंस आएगा, उसको नहीं कंसीडर करते। कितनी बार बता चुके हैं आप लोग को। आखिरी में कितनी वैल्यू टोटल थी, हम्म 68,747 या 48 आया था, और ये ले लिया 68,750। कोई बात नहीं, 1-2 रुपए का राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होगा, उस पर कुछ मतलब नहीं उसका, उसके नंबर आपको मिलेंगे। रिकनसाइल हो जाएगा और क्या अपने आप ही। 2-3 रुपए तुमने यहाँ कम ज्यादा लिए होंगे तो प्रॉफिट भी तो कम ज्यादा आया होगा उसका, वो चीज अपने आप रिकनसाइल हो जाएगी। तो राउंडिंग ऑफ से 2-4 रुपए का डिफरेंस आता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। वैसे निकाल के जितना बोला जाएगा 20% रट मत लो, कहीं हो सकता है कह दे कि मटेरियल का ही लेंगे 30%, कहीं कह सकता है प्राइम कॉस्ट का लेंगे, तो जैसा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ये यहाँ पे लिख लेना। हाँ बेटा नोट हो गया, आगे चलें क्या, इसी में तो लिखा है, वो कहाँ लिखा है ये, इसी में लिखना है बेटा। वेजेस नहीं दे रखा होता, मान लो अलग अलग ना दे रखा होता, इकट्ठा ही दे रखा होता यहाँ 30,000 रुपए, तब तो आप गुणा भाग कर ही ना पाते, फिर तो मजबूरी बन जाती कि वही लिखें। बात समझ लो, तब तो आपके पास कोई विकल्प ही ना बचता कि तुम इस तरीके से निकाल पाओ। जैसे हो सकता है कभी सवाल ऐसा आ जाए ये ना लिखे अलग अलग, इकट्ठा लिख दे 30,000, तब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं जिससे तुम निकाल पाओ वो चीजें। फिर जो दे रखा है ये मानते हो कि दोनों में सेम है आया होगा, लिख देंगे छाप देंगे, जहां तक निकल पाए वहां तक कैलकुलेट कर लिया जाता है। यह है तरीका। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा मेमोरेंडम, अपना दिमाग नहीं लगाना, भी जब हम बता दे तब सवाल पूछो, आगे आगे कूदोगे तो नाली में गिर जाता है आदमी। बस समझ लो, आगे पहले समझना है। जब भी कोई नई चीज आएगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे ना, ये कॉमन सेंस है। उन्हें अगर एक्सप्लेन ना करना हो तो दे देते होमवर्क में सब लगा के लेके आओ। हम्म क्या, आई थिंक कुछ नहीं, लॉस को माइनस में लिख दो, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। लॉस दे रखा तो माइनस में लिख दो, बाकी सब टेक्नोलॉजी ना चेंज करो, अपनी जैसे करते थे वैसे ही लगाओ। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करने की जरूरत नहीं है। लॉस दे रखा है यहाँ आप माइनस में लिख दीजिए, बाकी गुणा भाग वैसे चलने दो, तो कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा आपको अपने प्रोसीजर में,
ना फिर ये भी याद रखें कि वो उसको प्लस करना तो माइनस करें, माइनस को प्लस करें, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डेटा दे रखा है। फिर आपसे पूछा गया कि कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया है हमारा, 1,26,600। तो मतलब आंसर भी दे दिया इन्होंने। पीएल का प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1,26,400। और कॉस्ट शीट में कुछ बताया गया है कि WIP, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड सबको इकट्ठा ही ओपनिंग स्टॉक में दिखा दिया गया। कितना निकल के आया है, 90,800। जबकि यहाँ पीएल में कितना लिखे हो, सम करो इसका। तो पीएल में लिखा है आपने ओपनिंग स्टॉक सबका मिला के 77,500, और जबकि कॉस्ट शीट में लिखा है कितना, 90,800। ओपनिंग स्टॉक है और ओवर वैल्यू है, तो 13,300 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करोगे यहाँ बताओ, माइनस करेंगे। पहले एक बार इसका मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ, फिर आपको जो सवाल में कहा गया उसको बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो तुम। यहाँ प्रॉफिट लेते एज पर पीएल अकाउंट, यही करते। कितना प्रॉफिट है, 1,26,400। फिर यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करते हो और कुछ चीजें आप क्या कर देते हो, लेस कर देते हो। हेलो, हाँ जी, तो दे दीजिए। कहाँ पे हैं, गुरुद्वारे के पास हैं। एड्रेस क्या पड़ा उसमें, तो पेपर मिल कॉलोनी पे आइए, फिर C ब्लॉक में आना है। हाँ, तो C ब्लॉक पे आ जाओ, C ब्लॉक पे है हमारा मकान, 42/3 तिकोना पार्क पे ही। हाँ बिल्कुल सही है, 42/3 पे आके डिलीवर कर दो। ठीक है भैया, ओके। तो यहां निकला है बेटा क्या, ओवर वैल्यूएशन। तो ओवर वैल्यूएशन क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक को खर्चे की तरह सोचो, अंडर होता है तो ऐड कर लेते हैं, ओवर होता है तो माइनस कर लेते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो वहां दिखाया हम लोगों ने 90,800, उधर कितना निकला था, 77,500। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 13,300 रुपए। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक इसी तरीके से देखो बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाया है पीएल में, 65,700, और यहाँ कितना दिखाया है, 69,500। तो ये भी ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन क्लोजिंग का है तो ऐड कर लेंगे। ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक 3,800 बताया, तो 3,800 आ गया। ये ऐड कर लिया हम लोगों ने। फिर एक हिंट और दे रखी है कि जो एडमिन के खर्चे हैं वो कॉस्ट शीट में लिखे ही नहीं है। तो ये तो वो हो गया कि खाली तुम पीएल में लिखे हो, और ऐसे खाली वाले खर्चे जो खाली पीएल में लिखते उसको क्या कर लेते थे हम लोग, ऐड कर लेते थे। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो सिर्फ आपने पीएल में लिखा, और ऐसे ही खर्चों को तो ऐड किया जाता है। एडमिन एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, कितना है, 20,500। इसके बाद अब आगे बताया तो नहीं गया, लेकिन कुछ बातें तो आपको ध्यान रखनी होती कि वो कॉस्ट शीट में नहीं आते, वो आइटम आपको पीएल में दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि बैड डेट्स कभी कॉस्ट शीट में लिखे हो आज तक, नहीं, तो ये भी ऐसा ही खर्चा है, ठीक है, जो नहीं लिखा जाता है कहाँ, कॉस्ट शीट में, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। बैड डेट्स कितना है, 15,600। और एक इनकम भी है, मिसलेनियस रेवेन्यू। कभी कॉस्ट शीट में लिखा हम लोगों ने मिसलेनियस रेवेन्यू, आज तक नहीं लिखा। तो ये एक ऐसी इनकम है जो माइनस कर लेते हैं हम लोग, मिसलेनियस रेवेन्यू, जो कि कितना है, तो जरा प्लस करके बताओ, और फिर इन दोनों को माइनस करके, पहले प्लस करके बताना कितना आया, और फिर माइनस करके बताना। ऊपर वाला 1,66,300, 1,00,000। तो अगर रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने की बात होती तो मैं ये बनाता, लेकिन आपसे क्या कह दिया कि मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट बनाओ, जो आपको आता नहीं बनाना, बता देना कैसे बनाया जाता है। कुछ नहीं होता,
इसी चीज को अकाउंट के फॉर्म में ढालना होता है। इसी चीज को क्या करना होता है, अकाउंट के फॉर्म में ढालना होता है, और कैसे ढाला जाएगा वो समझना है। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हो, पीएल अकाउंट के प्रॉफिट से। तो मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट में क्या होता है, जो भी आप स्टेटमेंट में करते थे वही चीज लिखनी होती है। जो चीजें आप वहां प्लस में लिखते थे या प्लस करते थे उनको क्रेडिट में लिखना है, जो चीजें माइनस करते थे उनको डेबिट में लिखना है। तो ये वाला सारा झोल यहाँ आ जाएगा और ये वाला सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 1,26,400। जो जो चीजें यहाँ ऐड करते हो यहाँ क्रेडिट में डाल दो उसको। ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक कितना, 3800। $20,500। बैड डेट्स 15,600। और जो यहाँ ऊपर लेस करते थे उनको इधर लिख दो। और वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक 13,300 और 26,800 जो मिसलेनियस इनकम। जो बच जाएगा वही हो जाता है प्रॉफिट एज पर और जैसे कि लॉस वाला सवाल होता तो भी ऐसे ही करते, बस प्रॉफिट एज पर पीएल यहां लिखते हो, लॉस होता तो इधर लिख देते। समझ लो, अकाउंट में कहा माइनस में लिख दोगे, स्टेटमेंट में तो माइनस में लिख दोगे, काम चल जाएगा। यहाँ अकाउंट में थोड़ी कोई चीज माइनस में लिखी जाती, माइनस का मतलब दूसरी साइड लिखो। तो पीएल का अगर लॉस दे रखा होता तो इधर लिख देते, कॉस्ट शीट में अगर इधर बैलेंस निकल के आता तो प्रॉफिट है, इधर निकल के आया तो लॉस हो जाता। तो इस तरीके से बन जाता है। तो मतलब कुल मिला कहानी है, जिसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना आता होगा वो ये भी बना लेगा, जिसको ये बनाना नहीं आता होगा ये तो गलत कर ही देगा। क्लियर हो गया, तो ये तरीका है इसको बनाने का। तो वही चीज यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, बना दें यहाँ पे डायरेक्टली। अब तो यहाँ लिखो बाई प्रॉफिट एज पर पीएल, प्रॉफिट एज पर पीएल लिख देंगे, जो कि हमारा कितना था, 1,26,400। जो चीज़ें रिकंसलेशन स्टेटमेंट में ऐड करते हो उनको क्रेडिट में डाल दो, जो चीज़ें माइनस करते थे उनको डेबिट में डाल दो, ये अपने आप मैच कर जाएगा। हम इधर बना ही चुके हैं तो ये वाला दिखा देते हैं, फटाफट बना लो। हाँ एक, हाँ दे देते हैं, एक ओटीपी दे देते हैं, एक मिनट होल्ड करना। 414563, नहीं 653, 653, 653। ले लो, ठीक है। हाँ बेटा, हो गया। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 10।
आप बता दिया उसको, बैकअप आएगा, वाईफाई नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। डायरेक्ट मटेरियल दुनिया भर की कहानी, खूब लंबा चौड़ा सवाल है, सभी चीजें देख रखी, चलो ठीक है, नीचे पढ़ लेते हैं, बाकी देखना होगा, ऊपर से दिख ही जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कहा कि मटेरियल कंज्यूम किया 56 लाख का। तो मैंने कल बताया था आपको कि जब तक अलग अलग ना दे रखा हो तब तक मानते कि मटेरियल लेवल सेम लगे होंगे। यहाँ तो बता दिया अलग अलग। तो पीएल में आप लिखोगे 50 लाख, कॉस्ट में कितना लिखोगे 56 लाख। ठीक है, फैक्ट्री रिकवर्ड हुए, ये सब कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, जितनी भी बातें लिखी उस कॉस्ट रिकॉर्ड की है। इसका मतलब कॉमन है कि जो ऊपर लिखा हो पीएल के लिए लिखा हो, तो पीएल के लिए जानकारी ऊपर लिखी, कॉस्ट के लिए जानकारी यहाँ लिखी है। तो कॉस्ट में जो फैक्ट्री दिखाओगे 20% प्राइम कॉस्ट का होगा, एडमिन जो होगा वो 6 रुपए के हिसाब से होगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जितने यूनिट बेचोगे 8 के हिसाब से होंगे। हमको क्या करना है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनाना है। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट सीट और रिकंसलेशन करना है। ठीक है, पीएल बनाने की बात नहीं करी गई है, लेकिन जब तक पीएल बनाओगे नहीं तब तक पीएल का प्रॉफिट नहीं आएगा। पीएल का प्रॉफिट नहीं आएगा तो रिकंसलेशन शुरू कैसे करोगे। तो ना चाहते हुए भी पीएल बनाना पड़ेगा तुमको। प्रॉफिट दे रखा हो तो उतना बनाते, कोई बात नहीं, वरना रिकंसलेशन की शुरुआत में सबसे पहले लिखना ही होता है तुमको पीएल का प्रॉफिट, और वो है नहीं सवाल में, तो वो निकालना पड़ेगा आपको। तो टेक्निकली यहाँ पीएल हमने ऑलरेडी बना के दे दिया है, और देख लेते हैं फटाफट। मटेरियल लिख दोगे 50 लाख का, ये लिख दिया हम लोगों ने मटेरियल 50 लाख का। ठीक है, सवाल से चल रहे हैं। वेजेस लिख दोगे 30 लाख की, फैक्ट्री लिख दोगे 17 का, एडमिन लिख दोगे 7 का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिख दोगे 9, 60 का, 80, 40 खर्चे चल रहे हैं। यहाँ तक लीगल चार्जेस 10,000 तक खर्चा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 4, 4, 8 आइटम है। 8 आइटम देखो लाइन से डेबिट हो गए होंगे 10,000 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 3, 4 आइटम इनकम वाले हैं, जैसे कि डिविडेंड रिसीव है, इनकम है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हैं, वो भी इनकम है, और सेल तो इनकम साइड लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, इनकम है साइड। तो ये चारों आइटम आ जाएंगे क्रेडिट साइड, वही लिख दिए गए यहाँ। सेल, डिविडेंड रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स स्टॉक, जोड़ घटाना कर लिया, नेट प्रॉफिट आ गया। मतलब पीएल बनाना तो बेहद आसान है। जो खर्चे वर्चे लिखे थे डेबिट साइड लिख दो, जो इनकम लिखी थी क्रेडिट साइड लिख दो, प्लस माइनस कर लो, नेट प्रॉफिट बन के आ जाएगा। इसलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हमने पहले से ऑलरेडी छाप के दे दिया है। अब बना लेते हैं बेटा हम लोग कॉस्ट सीट। तो कॉस्ट सीट में मटेरियल 50 लाख नहीं लिखना है, सवाल कह रहा है क्योंकि 56 लाख लिखो तो 56 लिखना मांगता है। तो कॉस्ट सीट में लिखो बेटा मटेरियल कितना 56 लाख का। डायरेक्ट वेजेस के बारे में देखो यहां कुछ जानकारी लिखी है नहीं, तो डायरेक्ट वेजेस फिर वही रहेगा 30 लाख रुपए। तो प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी कितनी 86 लाख रुपीस। इसके बाद वर्क ओवरहेड, चाहे फैक्ट्री बोले चाहे वर्क बोले एक ही बात होती है, जो प्राइम कॉस्ट का 20% है, तो इस प्राइम कॉस्ट का निकाल लो 20%। 17,20,000। इसके बाद क्लोजिंग WIP। अब यहां देखो WIP में अलग अलग नहीं दे रखा है, तो जो दिमाग पिछले सवाल में तुमने लगा दिया था वो यहां लग नहीं पाएगा, तो यहां आपकी मजबूरी है यही लिखना। ठीक है, तो 240 ही लिखेंगे, और इसको माइनस करना है। अरे इसको भी तो जोड़ो बेटा, कैसी बात कर रहे हो। तो 1,80,000। एडमिन वाले जो खर्चे हैं वो लिखने हैं 6 रुपया प्रति यूनिट, जितने प्रोड्यूस करे होगे उस पे लगेंगे, ध्यान रहे। तो देखो कितना प्रोड्यूस करे हो, 1,20 बेच डाले हो, 4,000 बच गया है, तो बनाए होंगे 1,24 और इंटू 6 रुपया प्रति यूनिट। एडिशन कराओ, 1,08,24,000। फिर क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालेंगे इसकी सहायता से, वो वाला ना चेप देना जो सवाल में लिखा हो पीएल वाला है। डिवाइड बाई क्या करते हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना आपने बनाया, और इनटू जितना बच गया। बनाया दे नहीं रखा होता, इसे जोड़ के निकालना होता है। विशाल कहने कहाँ दे रखा है बनाया कितना है, ऐसे जोड़ के निकाला कब है। हेलो, हाँ बेटा, बैकअप आएगा, वाईफाई नहीं चल रहा बेटा।
हाँ बेटा क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो विशाल? चलो फिर प्लस माइनस करके बताओ ना कितना आया। 3,49,161। चलो प्लस माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। माइनस करना है, प्लस कर दिए हो तुम ना। 1,04,00,000 839। बस एक मिनट रुकना, ये लास्ट में जो लड़की बैठी उसको दे देना सबसे पीछे। हाँ बेटा, ये आ गया तुम्हारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जितने यूनिट सोल्ड होते हैं उस पे लगता है, और सोल्ड हुए 1,20,000, निकालना है 8 रुपये प्रति यूनिट। जोड़ लो। और उसके बाद सेल तो वही रहती है जो है 1,20,00,000 की। तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट शीट समझ में आ गई होगी, चलो कॉस्ट शीट छाप डालो फटाक से। जो भुलक्कड़ टाइप के बच्चे हैं वो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे 1,24 कहाँ से आया था, तो नीचे लिख देंगे यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 1,24,000। ऐसा लिख के रखें वो लोग। वो लोग इतने भुलक्कड़, यही पता नहीं चलता उनको कि ऐसा प्रोड्यूस करके कैसे निकाला गया। तो बाकी समझदार है तो समझदार के हिसाब से कराया जा रहा है आंसर। जो लोग भुलक्कड़ है अपने हिसाब से और चीजें लिख लेंगे। तो प्रॉफिट एज पर पीएल बनाया हम लोगों ने, 12,90,000 का प्रॉफिट आया था, देख भी सकते हो नोट्स के अंदर अपने। और इसमें हमें देखनी है क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो पहले जो वैल्यू दोनों में लिखी है जिसमें डिफरेंसेस है उनको कंसिडर कर लेते हैं। तो मटेरियल आपने 6,00,000 कॉस्ट में ज़्यादा लिखा, तो ओवर रिकवरी है मटेरियल में। ओवर रिकवरी है तो क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस ओवर रिकवरी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो कि कितना है 6,00,000 का। वेजेस दोनों में सेम है लिखे हो, वर्क ओवरहेड पकड़ लेते हैं। कॉस्ट पीएल में लिखा है फैक्टरी रेट 16,00,000 के, जबकि यहाँ कितने लिखे हैं, ओवर रिकवरी है ये भी। ओवर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड जो कि कितने की है, 1,20,000 की। एडमिन यहाँ 7,00,000 के लिखे हैं और यहाँ 744, तो ये भी ओवर रिकवरी है। ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 960 लिखे, यहाँ भी 960 लिखे, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है।
क्लोजिंग फिनिश गुड्स की बात कर लेते हैं। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपने यहाँ 320 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है 349। तो ओवर वैल्यूएशन है, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड होता है, ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो कितना निकल के आ रहा है डिफरेंस बताओ जरा, 29161। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम लिखे हैं। तो ऐसे आइटम जो दोनों जगह आए हैं उनका ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन ऐसे भी आइटम होंगे जो पीएल में तो आए लेकिन कॉस्ट शीट में आते नहीं हैं। जैसे कि तो ऐसे खर्चे जो सिर्फ पीएल में आते हैं लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं वो जोड़ लिए जाते हैं, और ऐसी इनकम जो पीएल में आती है कॉस्ट शीट में नहीं आती उनको घटा दिया जाता है। तो वही कर लेंगे, बैड डेट्स जोड़ लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे, लीगल चार्जेस जोड़ देंगे। तो ऐड कर देंगे बेटा बैड डेट्स, प्रिलिम एक्सपेंसेस और लीगल चार्जेस। इनके अमाउंट कुछ इस तरीके से हैं, 80,000, 40,000 और 10,000। और जो इनकम थी इधर जो कि है क्या डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो माइनस कर लेंगे। जो कि है 1 लाख की और 20,000 की। तो रिकंसाइल होके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कॉस्ट सीट वाला 5,65,161 का। नोट कर लो बेटा, कोई दिक्कत लगे तो अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ बेटा, नोट हो गया। अब दो सवाल हैं बिल्कुल अलग टाइप के जिसमें एक्स्ट्रा ज्ञान लगाना पड़ेगा। जो ज्ञान सीखा वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ज्ञान कब आता है समझो। एक टाइप का सवाल होता है जिसमें आपसे कहेगा किसी ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट बनाओ। ठीक है, क्या बोलेगा, तो अगर किसी भी ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट बनता है मतलब बनवाएगा सवाल तुमसे, तो इससे फर्क क्या बनेगा, इससे फिर WIP का जो ट्रीटमेंट रहता है वो बदल जाता है। मतलब जो WIP का ट्रीटमेंट है वो दो टाइप का है। जब कंट्रोल अकाउंट बनवाया जाएगा तो अलग ट्रीटमेंट, नहीं बनवाया जाएगा तो जैसा ट्रीटमेंट सीखे वैसा काम करेगा। तो अगर नहीं बनवाने वाले में जो ट्रीटमेंट होता है वो तुमने सीख लिया, वो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ के लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो हम लोग सीखने जा रहे हैं।
और यही सवाल को अलग कर देगा। ठीक है, तो जब ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है तो पहली बात समझना है कि ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनेगा कैसे, उसका क्या फॉर्मेट होता है, तो सीख लेंगे। और दूसरा चेंज इसका आएगा कि जो WIP दे रखी होंगी वैल्यू, इनका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे 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 करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड बोल रखा है कि आपका कोई मटेरियल लेबर पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो जो 20% वाला वहां किया था वो यहाँ करना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐसे बोला गया है ना, 8 रुपये 25 पैसे पर हिसाब से, और WIP कितने यूनिट की है वो दे नहीं रखी जो तुम निकाल पाओगे, वहां अलग कहानी थी। समझ रहे हो, वहां बोल दिया था कि प्राइम कॉस्ट का 20% है तो निकाल ले गए, यहाँ कहाँ बोले इसकी प्राइम कॉस्ट का 10% है। समझ रहे हो, तो यहाँ तो आपको लेने यही पड़ते जो दे रखे हैं, कैलकुलेट तो नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या चेंज होता है, ऐसे में जब WIP आपको अलग अलग दे रखी होगी, खासकर उस समय की बात बता रहे हैं जब आपको क्या करना होगा, कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा, तो जो मटेरियल की WIP दे रखी होगी उसको मटेरियल से कम कर देंगे, मटेरियल की कॉस्ट से ही कम कर देंगे। जो लेबर की WIP दे रखी होगी उसको लेबर कॉस्ट से कम कर देंगे। लेकिन जो ओवरहेड की WIP दे रखी होगी ये चला जाता है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर, और WIP के अंदर ओवरहेड जो लिखे होते हैं वो चाहे कुछ बताए चाहे ना बताए, वो होते हैं कौन से ओवरहेड, फैक्ट्री वाले। तो ये एक चेंज आ जाता है। या फिर मटेरियल लेबर का अल्टरनेटिव विकल्प है कि जहां आप घटाते थे वहीं घटा दोगे, बस ओवरहेड के बारे में चेंज है कि उसको हम लोग कहां डाल देंगे, फिर कॉस्ट शीट में ना जाके कहां चला जाएगा, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो ये हम लोग को नोट्स में लिखना पड़ेगा, अभी मैं लिख रहा हूं, फिर तुम्हें दिखा दूंगा, फिर अपने नोट्स के अंदर आप लिख लोगे, परेशान ना हो। और इस सवाल के बाद भी स्पेस बच जाएगा तो चाहे इसके नोट्स यहीं बना लेना, या ऊपर आपके पास जगह खाली होगी, देखो स्पेस खाली था वहां पे, खत्म हो चुका है, अभी होगा आधा ही पन्ना तो लिखे होगे, 7-8 लाइन नहीं, तो वहां भी बना लोगे। लेकिन पहले हम बना रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर सवाल करा रहे हैं, फिर तुम उस नोट्स को नोट करोगे आराम से। इधर देखो बोर्ड पे, नजरें बोर्ड पे रहें। अभी कोई नहीं लिखेगा क्योंकि मैं पहले गलत लिखूंगा। ठीक है, सही लिखूंगा ही नहीं, तो कोई लिखेगा तो उसका गलत हो जाए, इसलिए पहले बता दे रहे हैं कोई लिखने की कोशिश ना करे। ये चलो लिखने वाला काम बाद ही में करेंगे, सीधा पहले सवाल करा देते हैं, न रहेगा ना लिखोगे। यहाँ पे आप ये लिख लो कि ये फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। PL का प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट शीट का भी प्रॉफिट बता दिया है कितना निकल के आ रहा है, तो मतलब आंसर वाला पार्ट भी क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें 3 चीजें करनी है ये जो कहा गया है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्या, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। जिस भी ओवरहेड का ये वाला अकाउंट बनाओगे सबसे पहले उसके ओवरहेड लिखने पड़ेंगे आपको। तो किस ओवरहेड का बना रहे हैं हम लोग, तो फैक्ट्री ओवरहेड के जो बैलेंसेस लिखे होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। और यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, तो फॉर्मेट वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, बाद में भी बनवा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं तुम लोग क्या, टू GLA अकाउंट, इसका नाम फुल फॉर्म होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, टू GLA अकाउंट, और इसमें जिस भी ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट बना रहे होते हैं वो ओवरहेड लिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल वाले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, लेकिन कौन से, एक्चुअल वाले जो तुम PL में लिखते हो। तो एक्चुअल वाले फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं वो देखो, 14,055 रुपए। ठीक है, फिर यहां पे लिखते हैं बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, या फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट लिखते हैं, पूरा नाम होता है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसमें भी आपको यही ओवरहेड लिखने हैं जिसका अकाउंट बना रहे हो, किसका अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, लेकिन यहां लिखने होते हैं रिकवर्ड वाले जो कॉस्ट शीट में लिखते हो। ठीक है, इधर लिखेंगे डेबिट साइड में कौन से, जिस खर्चे का कंट्रोल अकाउंट बना रहे हो वो खर्चा लिखना है PL के हिसाब से,
और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है आपको, वही खर्चा लिखना है, लेकिन किसके हिसाब से, कॉस्ट शीट यानी रिकवरी के हिसाब से। तो फैक्टरेड जो रिकवर किए गए वो कैसे किए गए हैं, 8 रुपए 25 पैसा प्रति यूनिट, 8 रुपए 25 पैसा। और इधर देखो बनाए गए हैं 1550 और बेचे कितने गए हैं, और आपको पता है कि भाई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे केवल यूनिट सोल्ड पर डिपेंड होते हैं, बाकी एडमिन वाले और फैक्ट्री वाले किस पे डिपेंडेंट होते हैं, जितने बनाए गए हैं। तो बनाए गए के अनुसार निकाल लो, बनाए गए हैं 1550 और इंटू 8 रुपए 25 पैसा, 12,787.50। ठीक है, और फिर यहां पे लिखते हैं हम लोग जो इनका WIP होता है इस ओवरहेड का, इस ओवरहेड का WIP कितना है। अब ये चीज क्योंकि यहां लिख देते हो इसलिए ये आइटम कॉस्ट शीट में नहीं जाता। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, इसी ओवरहेड का, किसका अकाउंट बनाना है, फैक्ट्री का, इसका पैसा कितना WIP में लिखा है, तो इसको बोलते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट। और इसमें आप क्या लिखते हो, कौन सा अमाउंट लिखते हो, फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू कितनी WIP में लिखी वो वैल्यू लिखते हो, और वो सवाल में कितनी दे रखी है, 1170। इसके बाद जो डिफरेंस निकल के आएगा, अगर इधर निकल के आया होगा तो अंडर रिकवरी, और उधर निकल के आएगा तो ओवर रिकवरी। ठीक है, तो इसमें शायद इधर ही निकल के आ रहा है, तो यहां बताओ कितनी अंडर रिकवरी निकल के आई, 97.50। सेम इसी लॉजिक के आधार पे हम लोग को बनाना है क्या, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। हाँ, एडमिन ओवरहेड में कोई WIP जैसी चीज नहीं होती है तो ये पॉइंट नहीं आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा, बाकी सब क्या रहेगा बेटा, एज इट इज रहने वाला है। तो यहां फिर से लिखना है 2GLA, और यहां पे हम लोग एडमिन ओवरहेड लिखेंगे कौन से, एक्चुअल वाले जो PL में मिलते हैं, और PL में मिलता हमें कितना है, 13,650 रुपए। फिर बाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसमें एडमिन ओवरहेड लिखने हैं कौन से, रिकवर्ड वाले। तो 1550 बनाए हो, और एडमिन का खर्चा जो लगता है वो 9.0625 के हिसाब से लगता है। हाँ बेटा कितना, अब कोई राउंडिंग ऑफ करके लिख देगा, कोई भी जान ना निकले उसकी, वो भी ठीक है, और ऐसे भी लिखेगा तब भी ठीक है। और जो भी डिफरेंस आया होगा, इधर आएगा तो अंडर रिकवरी, इधर आएगा तो ओवर रिकवरी। तो यहां पे आ रहा है हमारा क्या, ओवर रिकवरी 396.875। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं हुई। तो ये दोनों जो A पार्ट था हमारा वो हो गया है, और जो B पार्ट था वो भी हमारा क्या हो गया है, निकल गया है। अब मुझे रिकंसाइल करना है दोनों प्रॉफिट को, तो अब बनाना है रिकंसलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब बनाना है हम लोग को क्या, रिकंसलेशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, PL अकाउंट का प्रॉफिट है हमारा 86877.50। चेक करते हैं क्या क्या है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी यहां से देख लो, आपको पता है कि अंडर रिकवरी जोड़ लेते हैं, ओवर रिकवरी माइनस कर लेते हैं। तो इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और लेस कर देंगे ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड। ठीक है, तो ये निकल के आया अंडर रिकवरी 97.50, और ओवर रिकवरी निकल के आई है 396.875। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे हमारे, ये दोनों होंगे। सवाल में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
इसके बाद जो चेंजेस आएंगे मेजरली वो आएंगे आपके किसके बेटा, फिनिश स्टॉक के। तो फिनिश स्टॉक की वैल्यू एज पर कॉस्ट शीट तुमको निकालनी पड़ेगी, और फिनिश स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट शीट में कहां पे निकालते हो, सीओपी के बाद। तो यानी आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी इनडायरेक्टली, कम से कम सीओपी तक तो बनाइबे करो जिससे उसकी वैल्यू निकल के आ पाए, तो वो हम लोग को बना के लिखना पड़ेगा। और कोई ऐसा आइटम तो नहीं जिसका ट्रीटमेंट यहाँ डाला जाएगा, तो वो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए बनाना पड़ेगा। और या तो उसमें अंडर वैल्यूएशन आएगा या तो ओवर, तो एक दो लाइनें हमने स्पेस बैठ के छोड़ दी है, और यहाँ जोड़ घटाना करके प्रॉफिट किसका आ जाएगा, हमारा एज पर कॉस्ट। तो वर्किंग नोट बना रहे हैं जिसमें हम लोग वो वैल्यू निकाल पाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है, तो यहाँ क्या कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज पर कॉस्ट शीट। और इसको करने के लिए आपको पहले क्या है, सीओपी तक पहुंचना पड़ेगा, तब निकल पाएगा ये। सीओपी का आधार पे तो निकाला जाता है, तो सीओपी तक की कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल 29,150, 29,150 का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 18,610, टोटल करो प्राइम कॉस्ट बताओ 47,760, ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड यही तो निकले होंगे आपके, यही तो रिकवर वाले हैं, ये तो बना ही चुके, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 12,787 रुपये 50 पैसे, वरना यहाँ भी लिख लोगे 1550 इंटू 8.25, इसमें कौन सी दिक्कत आ जाएगी, 60,000। और यहीं पे आप लेस करते हो क्या, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP लेस करते हैं। अब क्लोजिंग WIP में ध्यान रहे, यहाँ पे यही कहानी अभी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आपने कहाँ डाल दिया है, तो बस आपको WIP इन दोनों की लिखनी, यही बता रहे थे शुरुआत में, यही नोट में लिखवा भी देंगे। ठीक है, तो मटेरियल और लेबर के जो WIP है उसको जोड़ के यहाँ घटा दो, तो मटेरियल के WIP कितनी है 2800, और इसकी कितनी है 1560, जोड़ो कितना हुआ 4360, ये आप माइनस कर दोगे, और ये आ जाएगी आपकी वर्क कॉस्ट। ऐड कर देंगे बेटा एडमिन ओवरहेड 1550 इंटू 9.0625, 14,046.875 कुछ ऐसा आ रहा है, और ये आपकी आ जाएगी सीओपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना, कुछ इतना आ रहा है, और इसी के आधार पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इधर देखो, बनाए आपने 1550 हैं, बेचे कितने हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा होगा 50 का, तो वैल्यू निकाल लो। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 70,234.375 डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट, 2265.625। अब इसमें देख लो भैया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट में दिखाओगे इतनी 2265.625, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पीएल में दिखाई गई है कितनी 1812। तो इसका क्या हुआ है, ओवर वैल्यूएशन हुआ है कहाँ, कॉस्ट के अंदर, और अगर ओवर वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक में तो उसको ऐड कर लिया जाता है। दोनों का डिफरेंस निकालो, यहां निकला है 2265.625, और वहां है कितना, कहाँ जाना है, क्या हो गया, कितना आया बेटा, पीएल में और देख लेते हैं, ऐसा कोई आइटम तो नहीं कि जो कॉस्ट शीट में आता ही ना हो, तो ऐसा कोई आइटम तो नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो जरा प्लस माइनस करो और देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आया कि नहीं आया।
प्लस माइनस करो, देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आया कि नहीं आया, आ गया। लेकिन एक चीज छोटी सी हमने गलती कर दी, गलती कुछ नहीं किया, कह रहा है रिकंसलेशन करो लेकिन एक अकाउंट बना के। क्या था, रिकंसलेशन करो स्टेटमेंट ना बना के, कौन सा बनाना है, अकाउंट। कहना ये चाहता है कि मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट के फॉर्म में डाल देंगे, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अभी डाल देते हैं तुरंत। तो रिकंसलेशन स्टेटमेंट बना करके क्या बना देंगे हम लोग, मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। और ये यहीं पे आ जाएगा हमारा मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। बाई प्रॉफिट एज पर पीएल। जो चीज रिकंसलेशन में ऐड करी थी हम लोगों ने वो यहां कर लेंगे, जैसे अंडर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड जो कि थी 97.50, जो ओवर रिकवरी थी ऑफ एडमिन ओवरहेड जो कि थी 97.50 माइनस कर लेंगे, और जो ओवर वैल्यूएशन था किसका, क्लोजिंग स्टॉक का, वो उसका ट्रीटमेंट यहाँ डाल देंगे। 2265.875 माइनस 1812.50। हाँ बेटा क्या बता रहा हूँ, ये गलत है। अच्छा कोई बात नहीं, कितना आया था 396.875, ऊपर दिख ही रहा है। और इसका ओवर वैल्यूएशन कितना निकल गया था, दोनों का डिफरेंस 453.125, और यहां निकल जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, जो भी डिफरेंस निकल के आए। और ये इस वाले अमाउंट से जो आपका आंसर दे रखा है उससे मैच हो जाना चाहिए, तभी सही माना जाता है। तो 7,031.25 आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो इसमें दो टाइप के नोट्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे। एक तो फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा आगे के लिए कि दिक्कत ना आए कि ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका एक फॉर्मेटिंग सेट करा देंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट लिखवा देंगे कि WIP का ट्रीटमेंट कैसे और कब करते हैं। ये दो नोट लिखवा देंगे तो सवाल अपना खत्म हो जाएगा। चलो पहले इतना नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं।
ज़्यादा तुम जो सवाल पूछते हो एग्जाम में नहीं आते, बस यही प्रॉब्लम। जब बताते हैं तो सो रहे होते हो। इसलिए उस दिन कहा था हो नहीं पाएगा। इतनी जल्दी चीज़ें गुम होती ना तुम्हारी। बचपन से तुम ऐसे थे कि अब हो गए हो? हम्म? इतने भुलक्कड़ बचपन से थे, कब इतने भुलक्कड़ हो गए हो? तो बचपन वापस लाओ अपना वापस। हाँ, बड़ा वर्किंग नोट दिखाया जाए। क्या वर्किंग नोट? इसका वाला सवाल का तो यही नोट करो। ये वर्किंग नोट बनाओ जिसमें आपने वैल्यू निकाली क्लोजिंग स्टॉक की। वर्क मैनेजर की सैलरी है, वेजेस के अनुसार बांटो, वेजेस के अनुसार, नंबर ऑफ एम्प्लॉई। कैंटीन में होता ना कि भाई सबका रेट अलग अलग थोड़ी ना होता, जितने एम्प्लॉय जाएंगे वैसे लगेगा, सब वही खाएंगे चाय समोसा।
हटा दे बेटा। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये दोनों के नोट्स एक साथ बनवाएंगे, परेशान ना हो। सातवां पढ़ो, सातवां। अंडरलाइन कर लो नॉर्मल आउटपुट को। अगर सवाल में नॉर्मल आउटपुट दे रखा होगा तो फिर इस तरीके का सवाल बनेगा। अगर नॉर्मल आउटपुट दे रखा होता है तो फिर आपको रिकवरी रेट निकाल के तब पता, जैसे सवाल में दे रखे थे ना अभी 8 रुपये 25 पैसा पर यूनिट, कहीं 6 रुपया, कहीं 8 रुपया, कहीं सवाल में वो भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। उन्हीं अमाउंटों को रिकवरी रेट कहा जाता है कि किस तरीके से रिकवर करोगे अपने ओवरहेड को कॉस्ट शीट में। तो जब तक के सवाल में दे नहीं रखा था 6 रुपये पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट, 8.25, 9.0625, वो इस सवाल में निकालना है। तो निकालना कब पड़ता है? जब नॉर्मल आउटपुट गिवन होता है। और ये नॉर्मल आउटपुट अगर गिवन होगा तो वो रिकवरी रेट निकालने के बाद प्रोसीजर वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर आप वही करोगे, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रिकवरी रेट। ठीक है, यूनिट सोल्ड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, यूनिट सोल्ड इनटू रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट निकालने वाला काम इसमें ज़्यादा है। तो रिकवरी रेट परसों जो हमने एग्जाम्पल दिया था क्लासरूम वाला, तो वहां बताया था कैसे निकाला जाता है। खर्चे कितने हो रहे हैं डिवाइड बाय किससे करते थे हम लोग, नॉर्मल आउटपुट से। तो यहाँ आपको रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा और उसके आधार पे चीजें चलेंगी। तो एक वर्किंग नोट टाइप का यहाँ बनने वाला है, समझ लो फिर बना लेना, कहीं भाग नहीं रहा ये सब। तो 3 टाइप के ओवरहेड है सवाल में, एक वर्क है, एक फैक्ट्री है और एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो एक फैक्ट्री है, एक दे रखा है ऑफिस, और दे रखा है एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनके टोटल ओवरहेड है कितने, यहां से देख लेते हैं। 1, 20, 40 और 80। 1, 20, 40 और इसमें से फिक्स निकाल लो, क्योंकि रिकवरी रेट में जो चेंज आता है वो फिक्स वाले खर्चों का आता है, वेरिएबल का थोड़ी ना आता है। तो इसमें आप केवल फिक्स वाले ओवरहेड निकाल लो कि फिक्स कितना है। तो फैक्ट्री में बोला है कि 60,000 तक का फिक्स है, तो इसमें 60,000 फिक्स हो गया, बाकी वेरिएबल हो गया। ठीक है, 60,000 फिक्स हो गया, बाकी क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल वाला भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट शीट बनाने में हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। तो इसमें वेरिएबल वाले को अलग कर लेते हैं और फिक्स वालों को क्या कर लेंगे, अलग। 60,000 फिक्स है तो 60,000 क्या रहेगा ऑफिस में सारे के सारे क्या है बेटा, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 50,000 फिक्स है, बाकी वेरिएबल। कोई दिक्कत? इन फिक्स वाले खर्चों को अगर हम नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा क्या, रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट कैसे निकल रहा है, फिक्स वाले ओवरहेड को डिवाइड करना है किससे, नॉर्मल आउटपुट से। नॉर्मल आउटपुट है 2 लाख। पॉइंट 3, पॉइंट 2। कोई समस्या? अब इधर देखो, मटेरियल वेजेस तो कॉस्ट शीट में भी उतने ही लगेंगे, 3 लाख और 2 लाख के। प्राइम कॉस्ट कितना आएगा, 5 लाख। वेरिएबल वाले खर्चे सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो ये दे रखे हैं वो 2.5 लाख यूनिट सोल्ड के दे रखे हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा, 2.5 लाख। इसको अंडरलाइन करके लिख लो, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट। कुछ फिनिश गुड्स तो बचा नहीं है, तो यही आपने बनाया
यही क्या हो जाता है हमारा एक्चुअल आउटपुट। तो वेरिएबल वाले खर्चे तो यही लगेंगे 60,000 निल और 30,000। तो इसका लगेगा तुम्हारा 60,000, इसमें कुछ है नहीं, और इसमें कितना लगेगा 30। लेकिन फिक्स वाले जो खर्चे कॉस्ट शीट में दिखाते हो वो रिकवरी रेट के आधार पे दिखाते हो। और कैसे निकालेंगे? जितना एक्चुअल आउटपुट होता इनटू रिकवरी रेट। तो एक्चुअल आउटपुट है 2.5 लाख का, 2.5 लाख इंटू 30 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा। तो 2.5 लाख इंटू 30 पैसा, 2.5 लाख इंटू 20 पैसा और 2.5 लाख इंटू 25 पैसा। ये हो गया 75,000, ये हो गया 50,000। चलो वर्क कॉस्ट बताओ जरा कितनी निकल के आई है। 6 लाख, 6,85,000 और इन दोनों को जोड़ दो। 7,77,500। सेल दे रखी है 7,50,000। तो यहाँ प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ गया कितने का? 27,500। पीएल के हिसाब से प्रॉफिट आया है 10,000, तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल कितना? 10,000। और इन खर्चों में सब में देखो तो ओवर रिकवरी आई है। कैसे? देखो इधर फैक्ट्री वाले खर्चे पीएल में लिखे हो 1,20 और कॉस्ट शीट में लिखे हो 1,35। इन दोनों को जोड़ लो, कितना लिखा है? ओवर रिकवरी इसकी भी है 15,000 की, और ओवर रिकवरी है तो क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो ओवर रिकवरी ऑफ, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड बोलो और चाहे तुम क्या बोलो वर्क ओवरहेड, एक के बात होती है। तो 1,20 और 1,35 कितना? 15,000। इसी तरह अगर ऑफिस में देखो तो यहाँ 40 लिखे हो और यहाँ कितने लिखे हैं? 50। तो ओवर रिकवरी इसकी भी हो गई 10 की। और इसके बाद सेलिंग में यहाँ 80 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है? 92,500। दोनों मिला के देखो कितना हो रहा है? तो 12,500 इसकी ओवर रिकवरी है। तो बताओ जरा कितना आया? ये माइनस करना है, ध्यान रहे, प्लस ना कर दियो। 27,500 का लॉस आ रहा होगा। 10,000 में से ही सबको घटाना है, और यही 27,500 का लॉस तुम्हें यहाँ दिख रहा है। समझ गए? चलो नोट करा लो यहाँ से।
ये भी बना लो कॉस्ट शीट, काम खत्म। हम्म। हम्म। यहाँ ये 2.5 लाख इंटू 30 पैसा। आपड़ा हो गया, हटा दें। अब नोट्स वाले में आओगे तो यहाँ हाफ पेज आई थिंक खाली होगा आपके पास, और लगभग लगभग आधा ही पन्ना खाली होगा जो आपने वाला सवाल लगाया था उसके बाद। यहाँ पे आधा पेज के आसपास खाली होगा। पूरा भर दियो क्या? 1/3 कैसे होगा? ये तीनों एक में नहीं बना पाए हो क्या? पता नहीं कैसे नहीं बना पाए, दो घमा तो आ गया। थोड़ा खाली है, बन जाएगा, परेशान ना हो। क्योंकि इस हाफ पेज में तो एक ही जगह के नोट्स आ पाएंगे, बाकी तो वहीं बनाने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ बनवा देते हैं। यहाँ लिखो, अजीब आदमी, लिखो पीएल अकाउंट में ओवरहेड। थोड़ा सिंपल भाषा में लिखवा रहे हैं। पीएल अकाउंट में ओवरहेड, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ पाए, दिखाए जाते हैं। पीएल अकाउंट में ओवरहेड कैसे दिखाए जाते हैं? एक्चुअल वाले। जबकि कॉस्ट सीट में रिकवर्ड वाले दिखाए जाते हैं। ये तो सवाल लगा के आपने देखा भी। अब मुद्दा है कि फिर सर रिकवर वाले निकलेंगे कैसे? रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट। अब तुम कहोगे सर रिकवरी रेट कैसे निकलता है? तो रिकवरी रेट निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड, जो सवाल में एक्चुअल वाले दे रखे होंगे,
ठीक है, केवल फिक्स फिक्स लेने हैं और डिवाइड कर लेते हो किससे, नॉर्मल आउटपुट से। तो कुल मिला के इतने ही ज्ञान का उपयोग हुआ है उस नॉर्मल आउटपुट वाले सवाल में। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, 7वां? इसको एक ब्लॉक में बंद कर लो और यहां लिख देना सी क्वेश्चन नंबर 7। जब भी क्वेश्चन नंबर 7 लगाए पहले इसको पढ़ेंगे फिर लगाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, और डायरेक्टली घुस के लगाएंगे तो गलत हो जाएगा और कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इसलिए 7वां सवाल लगाने से पहले इस नोट्स को पढ़ना जरूरी। जब भी रिवाइज करो तो इसको पढ़ने के बाद फिर रिवाइज करो तो तकलीफ नहीं होगी। समझ में आ गया? इसी नोट की सहायता से वो सवाल लगवाया गया है। और दूसरा जो आपने आगे सवाल लगाया उसमें आपने देखा कि भैया ये जो बनते थे ओवरहेड के कंट्रोल अकाउंट, उनके लिए फॉर्मेट क्या लगता है। तो यहीं पे स्पेस है तो बना देते हैं, मतलब जिनका यहाँ पे स्पेस भर जाए वहाँ जो जगह खाली वहाँ बना लेंगे, वहाँ भर जाए एक पन्ने में बनाने के बाद यहाँ चिपका लेना आके जैसा तुम्हारा मन करे। बस ये समझ के चलो ये सब नोट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, तब जाके रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैक टू एक सवाल लगाते रहोगे अपना लगता चला जाएगा। तो अब हम यहाँ बना रहे हैं क्या बेटा, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे लिखते हैं टू GLA अकाउंट, और यहाँ पे ओवरहेड लिखते जरूर हैं लेकिन कौन से, एक्चुअल वाले। यहाँ पे लिखते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे ओवरहेड जरूर लिखते हैं लेकिन कौन से, रिकवर्ड वाले। और यहाँ WIP कंट्रोल अकाउंट, जो इन ओवरहेड की WIP वाली वैल्यू होगी, जो फैक्टर में तो होती है लेकिन एडमिन में नहीं होती। और अगर इधर डिफरेंस निकल के आएगा तो ये अंडर रिकवरी हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और इधर निकल के आएगा तो ओवर रिकवरी हो जाएगा। तो उस सवाल में इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, वही बनवा दिया यहाँ पे। लिख लिया बेटा? फिर एक था कि WIP का ट्रीटमेंट दो जगह अलग अलग हो रहा था, जब कंट्रोल अकाउंट बनाते हो तो अलग ट्रीटमेंट करते हैं और नहीं बनाते हो तो अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में मटेरियल रहता है, लेबर रहता है, और क्या रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड रहते हैं। और ये जो क्लोजिंग मतलब ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP देख रहे हो वो कॉस्ट रिकॉर्ड में है, PL में तो जैसे है वैसे लिख देते हो। और इन जब सवालों में जहाँ पे WIP गिवन थी उन सब सवालों में PL ऑलरेडी बना भी था, तो जो आपको परेशानी होती थी वो कॉस्ट सीट में होती थी और उसमें होती थी। तो मटेरियल लेबर की वैल्यू तो हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं फ्रॉम कॉस्ट सीट। कॉस्ट सीट में लेस कर देते, फ्रॉम नहीं, इन कॉस्ट सीट। ठीक है, लेस कर देते हैं कॉस्ट सीट में, इसको लेस कर देते हैं। कहाँ पे लेस करते हो, बिफोर
वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट से पहले लेस कर देते हैं, ये दोनों लेस तो होंगे ही होंगे हर हाल में, चाहे वो कंट्रोल अकाउंट बन रहा हो तब भी लेस कर देते थे, और नहीं बन रहा होता था तब भी लेस ही करते थे। और जो फैक्ट्री ओवरहेड होता था ये डिपेंड करता है दो केस में, ठीक है। तो इसके अंदर लिखोगे केस 1, इफ ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड, तो अगर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता था तो इसको भी लेस ही कर देते थे, तो इसको भी लेस कर देते थे कॉस्ट शीट में, और सभी लेस ही हो जाते थे जैसे बाकी चीजों में हम लोग ने किया था बाकी सवालों में। और एक बनेगा इसका केस 2, इफ ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, बनाया जा रहा है तो फिर ऐसी चीज को क्रेडिट कर देते थे इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो कुल मिला के जो चेंज है वो इसमें है फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट में। फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा, WIP वाला जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, WIP में जो फैक्ट्री ओवरहेड वाला अमाउंट है केवल उसमें बदलाव है कि अगर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो वहां लिख देंगे, कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाते तो कॉस्ट शीट में ऐसा सब घटाते हैं वो भी घटा देते हैं। जिसके पास अगर यहाँ पे स्पेस ना बचा हो तो इन दोनों को वहां बना लें, वहां भी ना बचा हो एक पन्ने में बना लें, यहाँ पन्ना चिपका लेंगे। हमारा देखो सब एक ही में बन गया, इसी में आ गया सारा, उसका भी देखो बन गया, जगह भी बच गई। तो इस चैप्टर में किसी को कोई परेशानी हो तो डिस्कस कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है तो फिर आगे चले हम लोग। नोट हो गया बेटा, हटाए इसको, आगे बढ़े हम लोग। विशाल लिख रहा है अभी। सबसे स्लो लिखते हैं दो लोग, विशाल और वो लिखता है प्रियांशु। हम्म, क्या हुआ, क्या फाइनल वालों की हाँ छूट गई, बताओ क्या मैटर क्या है। साहिल, प्रबल का बर्थडे है, घूमने गया होगा, ठीक है बता दो। फाइनल में एक बच्चे का बर्थडे है तो घूमने चला गया होगा, उसकी दादी फोन करके पूछ रही घर नहीं पहुंचा लड़का हमारा, बताइए। हाँ तो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये अभी नहीं पहुंचा कहीं नहीं तो इसका मतलब कहीं घूम रहा होगा। उनकी दादी घर पहुंच गई, मेरे मेरे पास में रहती ना, पूछने पहुंच गई, चिंता होने लगती बच्चों की। हाँ बेटा हटा दें। तो कॉस्ट में देखो तो हम लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ लिया, रिकंसलेशन पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया और ओवरहेड भी पढ़ लिया। तो मोटे मोटे 5 चैप्टर खत्म कर लिए हम लोगों ने, और कॉस्ट शीट में है ही कुल 13 चैप्टर, ठीक है। और अगली 2 क्लास में, 1.5-2 क्लास में अगले 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे जो कि हैं जॉब एंड बैच। तो एक चैप्टर है जॉब और उसके बाद है क्या हमारा बैच। जॉब बैच एक ही में लिखा होगा हमें लग रहा है, अच्छा अलग अलग लिखा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज अभी शुरू करने जा रहे हैं बैच कॉस्टिंग, 10-15 मिनट इसमें टाइम है तो पहले इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले मटेरियल में, EOQ पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर, तो उसमें हम लोग क्या निकाल रहे होते थे, हाँ जी बताएं। ट्यूबलाइट,
यहाँ बुलाया है क्या किसी ने? कुलदीप सर ने? रुको पूछ लें। हमें लग नहीं रहा यहाँ ट्यूबलाइट लगनी, इतने तो लगे ट्यूबलाइट। कोई ट्यूबलाइट के लिए बुलाया था क्या किसी को? हाँ लाया है। रिसेप्शन, अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा एक नहीं जल रही, एक जल रही उसमें, बस यही ना। ठीक है ठीक है, उसको हटवा के, हाँ जाना पड़ेगा ना, जाके देख लेते हैं अभी। ठीक, ठीक है ठीक है, बस 5 मिनट बैठो, हम आ रहे हैं भैया, ठीक है 5 मिनट वेट कर लो, आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोगों ने समझा था कि एक बार में कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की ऑर्डर की जाए जिससे हमारा साल भर का जो मटेरियल पे कॉस्ट लग रही है, मंगाने की, रखने की, है ना, परचेज करने की, वो ओवरऑल सस्ती पड़े। यही ईओक्यू का हिंदी मीनिंग था। तो वो बताता था कि रॉ मटेरियल कितना मंगाया जाए एक बार में, मतलब परचेज कितना किया जाए, और ये बताता है कि एक बैच में कितनी क्वांटिटी बनाई जाए। वो बात करता था मटेरियल की, ये बात करता है फिनिश प्रोडक्ट की, कि हम एक बार में कितनी क्वांटिटी बनाएं। जो बनाते हैं वो क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट। और जो खरीद के लाते हैं वो क्या होता है? जैसे एग्जांपल हमने टी शर्ट वाला दिया था आप लोग को, कि साल भर में मान लीजिए 5,000 टी शर्ट बनानी होंगी, और एक टी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो आपको साल भर में 10,000 मीटर कपड़ा खरीदना है। एक बार में आप 50 मीटर खरीद के लाते हो, तो ये आपका ऑर्डर क्वांटिटी हुआ। लेकिन जो सुने कि एक बार में 50 मीटर कपड़ा लेके आए हैं, तो हम 25 टी शर्टें ही एक बार में बनाए। बनाने का अलग अलग होता है। ऐसे घरों में देख लो, खरीद के तुम 1 किलो चीनी लाते हो, क्या एक बार में चाय में 1 किलो चीनी डाल देते हो? नहीं। तो जो कंज्यूम कर रहे हो, समझ रहे हो, जितना आप यूज कर रहे हो वो अलग बात है। चाय आप 4 कप बना रहे हो, तो जहां बातचीत हो रही इसमें चाय की, कि कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी नंबर ऑफ कप एक बार में तुम बनाते हो, वो है तुम्हारा ईबीक्यू। और चाय के अंदर जो मटेरियल लगता है वो कितना कितना खरीद के लाते हो एक बार में, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर। तो वो बात करता है रॉ मटेरियल की, और ये बात करता है किसकी बेटा? फिनिश प्रोडक्ट की। फॉर्मूला वही लगता है। फॉर्मूला वहां क्या था? 2AO डिवाइड बाई सी, यहां है 2AS डिवाइड बाई सी। ए का मतलब है एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यहां लिख लो। वहां ए का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहां ए का मतलब क्या है? एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जो तुम बनाते हो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है साल भर में, मतलब साल भर में तुमका कितना बनाया है। और एस का मतलब क्या होता है? सेटअप कॉस्ट पर बैच। और सी का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये भी एनुअल फॉर्म में चाहिए, ये भी ईयरली फॉर्म में चाहिए। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे हम लोग को ये देखना पड़ता है कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है। तो जो सेटिंग अप कॉस्ट होती है ये होती है यूजुअली फिक्स, और जो कैरिंग कॉस्ट होती है कैसी होती है बेटा? वेरिएबल होती है। तो ऊपर पड़ा हुआ है सेटिंग अप कॉस्ट क्या होती है, इसके बगल में लिख लो कि ये खर्चा क्या होता है? फिक्स होता है। और जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो वेरिएबल नेचर की होती है। तो कभी इसकी नीड पड़ी कि क्या फिक्स होता है क्या वेरिएबल हो गया, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे कि सेटिंग अप वाला फिक्स होता है, कैरिंग वाला जो होता है वेरिएबल होता है। इसके बाद ईओक्यू के अंदर देखा था कि अगर मान लीजिए ज्यादा ज्यादा सामान मंगाते थे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगती थी, कम मंगाते थे एक बार में तो कम लगती थी। जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट उल्टा था, ज्यादा सामान बनाओगे तो कम ऑर्डर करने पड़ते हैं, कम ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। और अगर छोटा छोटा कम कम क्वांटिटी मंगाते हो तो और नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा लगते हैं, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगती है? ज्यादा लगती थी। तो वही हिसाब किताब यहाँ है। और ये फॉर्मूले होते हैं, और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और यूज होंगे जहां पे टोटल कॉस्ट वगैरह निकालनी रहेगी। तो पहले हम लोग केवल बेसिक इसके सवाल लगा लेते हैं एक दो, जिसमें आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हो। ठीक है, तो उसके सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इकोनॉमिक, फॉर्मूला लगा दोगे 2 इंटू ओ इंटू एस
डिवाइड बाई सी। और जो यहां कैरिंग कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बेस्ड होती है। तो यहां एक नोट लिख लो, इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, तो फिर जो सी होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू जो भी परसेंटेज बताएगा गिवन परसेंटेज उससे निकाल लेंगे। मतलब वो परसेंटेज कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोले एक ही बात होती है। प्रोडक्शन का मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी बनाना होता है। लिख लिया बेटा ये, इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज तो सी क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू जो भी परसेंटेज सवाल में गिवन होगा। तो ये चीज यहां लगा दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 दे रखी है और परसेंटेज कितना दे रखा है, 6%। सॉल्व कर लोगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ जाएगी 200 यूनिट। तो एक बार में 200 बनाए, इनके लिए सही रहेगा, इनकी सेहत के लिए सही रहेगा, कॉस्ट कम पड़ेगी। नोट कर लिया बेटा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखो, एक कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम, ठीक है, रेट लगा रहा है 18,000 पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, कोई बात नहीं। तो वो कितना मांग रहा है, हमारा कस्टमर है, कितना हमसे मांग रहा है, तो 90,000 मांग रहा, तो 90,000 हमको बनाना पड़ेगा। मतलब डिमांड हमारे पास कितने की आई, 90,000 की। तो ए मेरा कितना हो गया, 90,000। इसके बाद अगर सेटअप कॉस्ट देखो तो सेटअप कॉस्ट दे रखा है 1500, तो एस हो गया कितना, 1500, ठीक है। यहां से रुपीस काट दो जरा 18,000 से पहले। ये हमसे देखो सवाल क्या कह रहा है, कस्टमर आया कह रहा भैया 90,000 चाहिए, लेकिन हम तुमसे 18,000 करके खरीदेंगे, ये कह रहा है वो, ठीक है। तो उससे क्या मतलब, जब उन्होंने कस्टमर हमसे 2 समोसा मांगने आए तो हम एक ही बार में 2 ही समोसा मंगाए, हम तो 50 बनाएंगे। कोई 2 मांगने आएगा, कोई 10 मांगने आएगा, कोई 50 मांगने आएगा, बात समझ लो। तो हम कितनी क्वांटिटी बनाते हैं वो अलग बात है, कितना नॉर्मल खरीद के लाते हैं एक बार में वो अलग बात है, और कस्टमर एक बार में कितना मांगता है वो अलग की बात है। डिमांड तो पूरे साल भर के देखोगे, सारे कस्टमर कितनी क्वांटिटी हमसे मांग रहे हैं साल भर में, वो हमारा ए बनता है। तो ए मेरा 18 मतलब 90,000 है। 18,000 से हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो हम बना के रखेंगे, वो चाहे 18 करके ले जाए, चाहे 5 करके ले जाए, खरीदेगा जितना लेगा उतना पैसा ले लेंगे चुपचाप। तो एस हो गया मेरा कितना, 1500। और कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 120 मटेरियल लगता है, 60 लेबर लगता है, 20 फिक्स के लगते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 180 आ रही है। तो सी हो जाएगा इस 180 का 15%, 200 हो रहा है, चलो कोई बात नहीं 200 पकड़ लेते हैं। तो 200 का 15% सी कितना हो जाएगा, 3। हमसे पूछा है कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन बताओ, तो वही होता है, चाहे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोले और चाहे क्या बोले हम लोग, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, एक है बात होती। फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइड बाई सी का अंडर रूट, 3,000। तो आंसर आ गया 3,000 यूनिट। लिख लिया, चलो यहां तक करो, बाकी कल मिलते हैं।
बैच को आगे बढ़ाते हैं। कल बैच कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, जॉब शुरू हो जाएगा, हो सकता है जॉब भी खत्म हो जाए।